साथियों नमस्कार। साथियों, चुनावों का ऐलान हो चुका है। बंगाल में, असम में, केरल में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में चुनाव होने हैं और अप्रैल में बंगाल में चुनाव हो जाएंगे। बंगाल में 2 फेजेस में चुनाव होंगे। हमने जैसा कि एक वीडियो में चर्चा करी थी कि बंगाल में या तो चुनाव इतने टल जाएंगे कि अपने आप राष्ट्रपति शासन लग जाए, या फिर हो सकता है 2 फेज में या 1 फेज में चुनाव हो। तो अंततः 2 फेज में चुनाव हो रहा है। हम जो ये सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं बंगाल वाली, इसमें हम बंगाल के हर क्षेत्र का अच्छे से अध्ययन करेंगे कि भाई किस क्षेत्र में क्या विशेषता है, कौन जीत सकता है, किसकी संभावना है, और विद डिटेल्ड डायग्राम हम चर्चा करेंगे। हर चीज़ का मैं आपको एनालिसिस करते समय आंकड़े के साथ सब कुछ बताऊंगा। खुद के भी मैंने नोट्स तैयार किए हैं कि भाई एक एक सीट पर एक एक डिटेलिंग तैयार की हुई है, जिसका हम डिस्कशन आपसे करेंगे। हालांकि इस वीडियो में हम बंगाल के फेज़ 1 की ही चर्चा करेंगे और हो सकता है वो भी पूरी ना कर पाएँ। ठीक है, फिर अगले वीडियो में कर लेंगे। तो हमारा काम वो नहीं है कि डेली दिनों रात बंगाल पे 2 वीडियो डाल देना, ज़बरदस्ती वीडियो बना के कुछ भी कह देना कि देखिए आ गया बड़ा फैसला। इससे कुछ नहीं होता। एक एक चीज़ का अध्ययन करेंगे तो हो सकता है हमारी कुछ समझ विकसित हो पाए। बंगाल इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है कि बड़ा मुश्किल है चुनाव के बाद भी ये कहना कि कौन जीत रहा हो। इसमें बहुत ज़्यादा आप प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि इतनी सीट आएंगी। बट हाँ, अब एक रुझान के बारे में बात की जा सकती है, तो हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चुनावों का ऐलान हुआ है उसमें बंगाल 294 सीट्स। हमेशा सीट्स याद रखें, एक एक चीज़ याद रखिए तो आपको इंटरेस्ट आएगा। कितनी सीट्स पर चुनाव हो रहा है, बंगाल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने फेजेस में हो रहा है, पहले कौन जीता था, कितनी सीट्स आई थी, तब थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा। तो बंगाल में 294 सीट्स हैं। 23 और 29 अप्रैल को इसमें चुनाव होगा। इसके साथ ही असम में एक फेज में चुनाव होगा 126 सीटों में 9 अप्रैल को पुडुचेरी में हो जाएगा। 23 अप्रैल को तमिलनाडु में होगा 234 सीट्स पर। केरल में 9 अप्रैल को 140 सीट्स पर चुनाव हो जाएगा। ठीक है। आप में से कई लोग पूछेंगे कि पिछली बार तो बंगाल में 2021 में तो 8 चरणों में चुनाव हुआ था। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय कोविड था। कोविड की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो पाए, इसलिए भी किया गया था। और दूसरा, कोशिश ये की जाती थी पहले कि बंगाल में हिंसा बहुत होती थी, तो हिंसा की वजह से भी चरण ज़्यादा रखे जाते थे। इस बार जाहिर सी बात है कि सरकार इस बात को लेकर के आश्वस्त होगी, इलेक्शन कमीशन आश्वस्त होगा कि वो हिंसा नहीं होने देगा। तो इसी क्रम में 2 फेजेस में वोट इस बार डलेंगे। कौन से 2 फेजेस हैं साहब? पहला फेज देखिए, ये बंगाल का मैप है, ये आप देख रहे हैं। इसमें जो कलर्ड है ये वाला पोर्शन, पहले फेज में तो यहां पर इलेक्शन होगा और दूसरे फेज में ये जो कलर्ड है यहां पर इलेक्शन होगा। ये आपके दिमाग में बैठ गया। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 23, ये याद रखना। ठीक है, चलिए जी। अब अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले फेज में 152 सीटों पर चुनाव होगा, दूसरे फेज में 142 सीटों पर चुनाव होगा। ठीक है। पहले फेज में या इन डिस्ट्रिक्ट में जो ये मार्क किए गए हैं, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो टीएमसी कितनी जीती थी? 92 सीट्स। बीजेपी कितनी जीती थी? 59 सीट्स। और दूसरे फेज वाले में या जितने ये डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें क्या रहा था? टीएमसी 123, बीजेपी केवल 18। यानी कि अगर दोनों फेजेस के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी अगर भारी पड़ती दिख रही है, मतलब अपने लिए भारी, बीजेपी को जो ज़्यादा फायदा हो रहा है एक तरह से, तो वो पहले फेज वाले डिस्ट्रिक्ट में ही हो रहा है पुराने रिकॉर्ड के अनुसार। और सेकंड वाले में पूरी तरह से टीएमसी क्लीन स्वीप कर रही है। तो पहले फेज में उन जगहों पर चुनाव हो रहा है जहां बीजेपी को पहले अच्छी खासी बढ़त मिली हुई थी। ठीक है। बीजेपी ने कुल 77 सीट्स जीती थी, जिनमें से 59 तो यहीं से जीत ली थी। और पिछले चुनावों में टीएमसी ने 211 + 3 214 सीट्स जीती थी टोटल। और आप ये भी जान रहे हैं कि पिछले चुनाव में 2021 में ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई थी अपना चुनाव। फिर बाद में बाई इलेक्शन करवा के जीत करके फिर वो बनी है सीएम। बाई इलेक्शन कहाँ का कराया था? भवानीपुर का, कोलकाता के साउथ के जस्ट सटा हुआ भवानीपुर नाम का एक क्षेत्र है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रहा करते थे। वहाँ से वो जीत करके आई थी। ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये तय करेंगे कि ममता बनर्जी जीतेंगी या ममता बनर्जी क्यों जीतती थी? तो ममता बनर्जी के जीतने का पहला कारण मुस्लिम वोट बैंक। मुसलमानों को ममता बनर्जी ने यह विश्वास दिला दिया था कि मैं ही हूं जो तुम्हें संरक्षण दे सकती हूं।
उनका सारा वोट ममता बनर्जी के पास जाता था। दूसरा, जितने भी ये हिंसक कम्युनिस्ट हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी जो पहले बंगाल में रही है, 30 साल से भी ज़्यादा शासन किया है ज्योति बसु के कार्यकाल में, तो उनका जो कैडर था वो पूरा गुंडागिर्दी के बेसिस पे चलता था। आपने कहा कि हम बीजेपी को या कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, तो गुंडागिर्दी से आपको कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में दिलवा देता था। उसी कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर एज इट इज़ ममता बनर्जी ने उठा लिया टीएमसी के रूप में, फिर वो गुंडागिर्दी यहाँ करने लगा। तो पहला पॉइंट तो मुस्लिम वोट बैंक, दूसरा पॉइंट गुंडागिर्दी कैडर के द्वारा, तीसरा पॉइंट फर्जी वोट बैंक, बांग्लादेशी जो आए हुए हैं, जो लोग मर गए हैं उनके नाम पर वोट पड़ रहा है, जो लोग विस्थापित हो गए हैं उनके नाम पर वोट पड़ रहा है। तो तीसरा फर्जी वोट बैंक जो हमने आपको बताया। चौथा, ममता का इमोशनल कार्ड, जैसे चुनाव आया ममता ने कभी पैर तोड़ लिया अपना, कभी सिर फोड़ लिया, कभी कुछ, तो लोगों की सिंपैथी बटोरने का प्रयास किया। पांचवा कारण, खौफ। टीएमसी के कैडर को अगर ये पता चल गया कि इस इलाके के लोग बीजेपी को वोट देकर के आए थे, तो बाद में वो धमकाते थे जाकर के। ये बड़े मेजर 5 मैंने कारण आपको बताए, ठीक है। अगर इन 5 कारणों पर काबू पा लिया जाए तो ममता को हराया जा सकता है। ममता को हराना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें बांग्लादेश से कचरा नहीं लेना, हमें अपने बंगाल को सेंसिटिव क्षेत्र नहीं बनाना, हमें अपने बंगाल की जो संस्कृति है, जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, उसको दोबारा निखारना है। इसलिए ममता को हराना है। भले ही कोई दूसरी पार्टी जीत जाए, कोई जीत जाए, ऐसा नहीं बीजेपी जितवाना चाह रहे हैं, कोई भी जीत जाए, बट ऐसी पार्टी है जो बंगाल का विकास चाहे और राष्ट्रवादी पार्टी हो। तो साहब आप कहेंगे कि फिर ठीक है, हो क्या रहा है ये बताइए पहले। तो ये मैं आपको बता रहा हूं 2021 के आंकड़े। 2021 में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जितने भी कलर्ड हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां फेज 1 में इस बार चुनाव होना है। इसमें भी जो आप डार्क, सबसे डार्क कलर देख रहे हैं, यहां पर 52 सीट्स दर्शाई जा रही हैं सबसे डार्क वाले रेड में। और ये वो सीट्स हैं जिनको बीजेपी या टीएमसी ने, किसी ने भी बहुत कम मार्जिन से जीता है। किसी को 100 वोट से जीता है, तो किसी को 1000 वोट से जीता है, किसी को 1500 वोट से जीता है, 1200 वोट से जीता है। यानी बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट हुई है इस सबसे डार्क रेड पे। उससे कम हल्के रेड पर थोड़ी कम क्लोज है, 5 से 10% का अंतर है। उससे जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो मॉडरेट फाइट हुई है। जहां और पीला सा कलर दिख रहा है वहां फिर कंफर्टेबल वो पार्टी जीत गई है, जो भी जीत रही है। हरा वाला ये है कि लैंडस्लाइड विक्ट्री, वहां तो हराया नहीं जा सकता था उस पार्टी को, फिर वो चाहे टीएमसी हो या बीजेपी हो। अब पॉइंट नंबर 1 पे ध्यान दीजिए। आप समझ रहे हैं ना मैंने 5 कमियां क्या गिनाई थी अभी, जिससे बीजेपी हार रही थी और ममता जीत रही थी। अब देखिए, पहले चरण में जो इस बार चुनाव होना है वो 152 सीट्स पर होना है, 152 सीट्स पर। और इनमें से जब पिछली बार हुआ था तो 52 सीट्स ऐसी थी जिन पर क्लोज फाइट हुई थी, बहुत ज्यादा क्लोज। जीता कोई भी हो, बहुत क्लोज फाइट हुई थी, ठीक है। अच्छा आप कहोगे क्लोज फाइट हुई थी तो फिर भी एक आंकड़ा बता दो, टीएमसी कितना जीती और बीजेपी कितना जीती। तो इन 52 में पिछली बार मैं आपको दिखाऊं तो बीजेपी जीती थी, टीएमसी जीती थी 25 सीट्स और बीजेपी जीती थी 26 सीट्स, यानी बराबर का सा है। ये बीजेपी है और ये टीएमसी है, आप समझ गए। और एक आध कोई इंडिपेंडेंट और रहा तो रहा, उसको छोड़ो, बट बीजेपी और टीएमसी की बात कर रहा हूं। यानी बात बराबर की सी है। बहुत कम मार्जिन से बीजेपी 26 सीट जीत गई थी और बहुत कम मार्जिन से टीएमसी 25 सीट जीत गई थी। ये बात आप समझ गए। आप कहोगे ठीक है तो बात बराबर हो गई, इसमें आप क्या कर सकते हैं। नहीं, इस बार एसआईआर हो गई है और एसआईआर में अब तक लगभग 62 से 63 लाख नाम हट चुके हैं। ध्यान से सुनना, 62 से 63 लाख नाम हट चुके हैं और अगले 60-62 लाख नामों पर अभी स्क्रूटनी हो रही है। तो माना जा रहा है टोटल 1 करोड़ के आसपास नाम हट जाएंगे फाइनल जब आएगा तो। 1 करोड़ नाम हट रहे हैं और इनमें ज्यादातर कौन से होंगे? मरे हुए बांग्लादेशी जो आ गए थे, फर्जी बन गया था जिनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, या जो विस्थापित हैं और उनके नाम से वोट अभी भी पड़ रहा है।
इनमें ज़्यादातर कौन से? बांग्लादेशी, मरे हुए, इनके नाम से वोट पड़ता था। कौन पढ़वाता था? टीएमसी। इसलिए अब जो छटनी हुई है उस छटनी में ज़्यादातर नुकसान टीएमसी को हुआ है। यानी जो ये क्लोज आप देख रहे हो, अब जब वोटिंग होगी तो ये क्लोज किसके पक्ष में चला जाएगा? बीजेपी के पक्ष में चला जाएगा। ये 25 सीटें टीएमसी जीती थी, कोई सीट 1000 वोट से जीती होगी, कोई 12 से, कोई 500 वोट से, कोई 100 वोट से। तो अब तो देखा जा रहा है हर सीट पर लगभग 40-40 हजार वोट कम हो गए हैं, हर सीट पर पूरे बंगाल में। तो आपको लगता है कि इसको फायदा हो पाएगा? अब आप एक सवाल और पूछोगे कि भैया क्या पता जो नाम कटे हों उसमें बीजेपी के वोटर्स के ही कट गए हों, हिंदुओं को ही कट गए हों। आप इतने दृढ़ प्रतिज्ञता, दृढ़ संकल्प के साथ कैसे कह रहे हो कि टीएमसी के ही कटे होंगे? इसके भी आपको 2 एग्जाम्पल दे देता हूं। पहला, ये टीएमसी के ग्राउंड वर्कर को पता था कि उनके नाम कट रहे हैं उनकी पार्टी के, तभी ममता बनर्जी कभी धरना कर, कभी सुप्रीम कोर्ट में जा, कभी काला चोला ओढ़ ले और इतने ड्रामेबाजी करती आई और अभी भी कर रही हैं। एसआईआर के नाम पर इतना ज़्यादा उपद्रव क्यों मचा रही हैं? उन्हें पता है कि किसके खिलाफ मामला जा रहा है, उनके ग्राउंड वर्कर्स ने ये जानकारी उनको दी है। और दूसरा, पूछ लेना बंगाल में किसी से भी, आरएसएस पिछले कई महीनों से वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। आरएसएस ने 15,000 अपनी छोटी छोटी शाखाएं लगाई हैं। तो आरएसएस क्या कर रही थी? मैं लोगों को ये बता रही थी कि बीजेपी को वोट दो। वो तो खैर आरएसएस बता ही रही होगी कि फ़ायदा क्या है, क्या नहीं, नुकसान है क्या है, जो कुछ भी है, कि भाई राष्ट्रवादी पार्टी कैसी होनी चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, आपको किस बेसिस पर वोट देना चाहिए। और इन सबको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हर वोटर को कम से कम 3 से 5 बार आप समझाओगे। मतलब हर वोटर के इर्द गिर्द आप पूरे चुनावी कैंपेन तक आते आते 5 बार या 3 बार आप उनसे संपर्क साध चुके हो। पहला तो काम ये दिया गया। और एक चीज़ पर और गौर करें, योगी जी ने भी 1-1.5 महीने पहले बोला था कि यूपी में हमें ध्यान देना है, यूपी में भी एसआईआर हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे वोटर्स के नाम कट जाएं जो हिंदू हों या वैलिड हों या बीजेपी के हों। क्यों? क्योंकि वो जाए ही नहीं अपना करवाने के लिए। हमारे यूपी में एसआईआर हुई तो हमें अपना ले जा करके सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़े और अपना नाम वहाँ पर लिखवाना पड़ा। हम जाएंगे तभी तो हमारा वेरिफिकेशन होगा। अब हिंदुओं में क्या होता है, वो जाते ही नहीं है, अरे हो जाएगा, अरे देख लेंगे, अरे ऐसा है, अरे वैसा, टाल देता है। हिंदू वोट देने नहीं निकलता ठीक से। तो ये हिंदू टाले नहीं, ये जाए और अपना वेरिफिकेशन करा के नाम दर्ज कराए, ये सुनिश्चित करे। इसलिए योगी जी ने 1.5 महीने पहले यूपी में चेता दिया था। तो आपको क्या लगता है बंगाल में नहीं इस चीज़ पर ध्यान दिया गया होगा कि हर उस हिंदू का नाम आया है कि नहीं आया जो यहाँ का वास्तव में रहने वाला है? कहीं ऐसा ना हो कि सब जितने भी बांग्लादेशी आए वो तो अपना फर्जी तरीके से करवा लें, या जो ममता बनर्जी वाले वोटर्स हैं वो तो करवा लें, बीजेपी वाले ना करवा पाएं। आरएसएस ने यही सुनिश्चित किया है। आरएसएस ने सुनिश्चित किया है कि हर मोहल्ले, हर गली का हर आदमी जाकर के अपना वेरिफिकेशन कराए। उस वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट निकल के अब आई है, जो भी हम देख रहे हैं 62 लाख नाम कट गए हैं, इसी वजह से तिलमिलाई हुई है ममता बनर्जी। तो मैं जो कह रहा हूँ ना, ये क्लोज फाइट, इस क्लोज फाइट का फायदा बीजेपी को होगा। आप देख लेना, इस बार चुनाव होगा तो ममता बनर्जी को जो 25 सीटें पहले मिल गई थी, इसमें से अगर 5 में मिल जाए तो मुझसे कह देना, यानी कि बीजेपी को 40 का फायदा हो जाएगा। ठीक है। अगला 39 सीट्स ऐसी थी जहां क्लोज फाइट थी, जहां 5 से 10% वोट का अंतर था। 52 सीट ऐसी जहां 0 से 5% वोट का अंतर था, और 39 सीट्स ऐसी जहां केवल 5 से 10% वोट का अंतर था। तो मान लीजिए 39 जो सीट्स थी उसमें पहले टीएमसी को 20 मिली थी और बीजेपी को 19 मिली थी, वही बराबर का सही है। तो 39 वाले में से टीएमसी को 20 मिली थी, टीएमसी को, और बीजेपी को 19 मिली थी। यहां भी बराबर का है। इस बार फिर वही कहानी मैंने आपको बताई, इससे बीजेपी को ही फायदा होगा। हो सकता है टीएमसी को इस बार 5 मिले और 15 बीजेपी की बढ़ जाए, तो ये 34 हो जाएंगी। 34 यहाँ हो जाएंगी बीजेपी की, और 40
और ये 40 ही तो बढ़ रही है ना, नहीं 40 टोटल हो जाएंगी, हाँ करीब करीब। मान लो बीजेपी को 40 यहाँ से मिल जाएंगी, 34 यहाँ से मिल जाएंगी, हो गई 74। बीजेपी को 74 मिलने की संभावना है। पिछली बार कितनी आई थी? 77 आई थी टोटल पूरे बंगाल से। बहुमत के लिए कितनी और चाहिए थी? 71 और चाहिए थी, तो बीजेपी की 148 हो जाती, बहुमत हो जाता 294 टोटल सीट से। बीजेपी को 71 और चाहिए थी बस, तो उनमें से 74 तो हमने यहीं से दिलवा दी, इतने से ही पोर्शन से केवल। तो पहले चरण में ये तय हो जाएगा कौन जीत रहा है। ये तब है, ये आंकड़ेबाजी में तब लेके चल रहा हूं जब पिछली बार जो बीजेपी को वोट देने गया है उसके मन में इस बार भी बीजेपी की है। जो पिछली बार भी मतलब उसी तरह से रुझान दिखा रहा था जो उस बार दिखाना चाहेगा। ये ना हो कि कोई पिछली बार बीजेपी को वोट देना चाह रहा था, अब तो कसम खा ली टीएमसी को ही दूंगा, तो फिर बात ये लगे। इसलिए बीजेपी कंफर्टेबल है। समझ रहे हैं आप बात को? आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई ना कि क्यों राष्ट्रपति शासन और ये और वो इतनी हाइपर क्यों नहीं हो रही सेंट्रल गवर्नमेंट, इतनी परेशान क्यों नहीं हो रही, इतने चिल आउट कैसे हैं सबके सब, इस वजह से। फिर मैंने आपसे दूसरा एक पॉइंट बताया था, मैंने पहला कहा था मुसलमानों का वोट, दूसरा SIR, तीसरा कहा था गुंडागिर्दी टीएमसी कार्यकर्ताओं की, चौथा मैंने आपको क्या बताया था खौफ ममता बनर्जी का या टीएमसी का कि अगर बीजेपी को दे आए और बाद में पता चल गया तो छोड़ेंगे नहीं, और पांचवा क्या था बांग्लादेशीज जो इलीगल तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें से एक SIR वाला फैक्टर बता दिया वो किस तरह से काम करेगा। दूसरा खौफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का, गुंडागिर्दी, मैनिपुलेट करा देना, तो वो मैं आपको तमाम बार बता चुका हूं कि इस बार पोलिंग स्टेशन इतने ज़्यादा लगा दिए जाएंगे कि किसी सोसाइटी में अगर इलेक्शन कमीशन को पता चल रहा है कि सोसाइटी में ज़्यादा लोग रहते हैं तो पता चला वहीं बूथ लगा दिया, आपको इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी अब टीएमसी का कार्यकर्ता करके दिखाए कुछ गड़बड़ी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इस बार केंद्रीय बल भी ज़्यादा पहुंच रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादा बल मंगाए हैं, CRPF वगैरह, तो वो सुनिश्चित करेंगे। और तीसरा कि 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो टीएमसी का कैडर जो पहले इकट्ठा होकर के एक ही चरण में पूरा फोकस कर देता था और गुंडागिर्दी के लिए फैल जाता था, वो सब मौका नहीं मिल पाएगा। टीएमसी के कैडर को पता है कि 2-3 दिन बाद फिर चुनाव है और हम एक साथ एक जगह पर नहीं जा सकते, तो बटा हुआ होगा। समझे? जैसे पहले मान लो 8 चरणों में चुनाव हो रहे थे, तो पहले के 7 चरणों के चुनाव खत्म हो गए, एक चरण बचा है मान लो, तो होता क्या था कि 7 चरणों में जितना भी अलग अलग जगहों पर टीएमसी का कार्यकर्ता फैला हुआ था वो सब चल करके 8वें चरण वाले क्षेत्र में पहुंच जाते थे और फैल जाते थे गली गली में। फिर जीत के दिखाओ 8वां चरण, आप जीत ही नहीं पाओगे। इस बार क्या होगा, 2 ही फेज में है, तो आधे वहां बट गए, आधे यहां बट गए। ठीक है, अब ये फेज खत्म होगा, जब तक ये आधे यहां पहुंच पाएंगे तब तो चुनाव बोलेगा। इतना आसान में नहीं हर किसी को ले जाकर के बसों में ट्रेनों में भर भर के आप पहुंचा दो हाल, और चलो आ भी जाओ तो इतना बल है और बूथ स्टेशन इतने ज़्यादा हैं कि हर बूथ स्टेशन तक फैल नहीं पाएंगे ये लोग, तो सिक्योरिटी की टेंशन अब खत्म। तीसरा जो फैक्टर आता है वो है मुस्लिम वोट बैंक का। मुस्लिम वोट बैंक में आपको अच्छा खासा पता है मुसलमान टीएमसी के साथ जाएगा। क्या हो कि अगर मुसलमान को ही बांट दिया जाए, 100 मुसलमान हैं, कुछ टीएमसी को चले जाएं, कुछ कांग्रेस को चले जाएं, कुछ किसी को कुछ किसी को। कांग्रेस में दम दिख नहीं रही, किसको जा सकता है? AIMIM को। आप बंगाल में पता कर लो फ़ोन करके किसी को भी, AIMIM पिछले 5 साल से बंगाल में हर जगह जो उनके अलग अलग शहर हैं, अलग अलग ठिकाने हैं, हर जगह पर सक्रिय है। NGO के रूप में काम करना, कहीं पर NGO मतलब मुसलमानों के लिए ही, कहीं पर अपना प्रचार करना, कहीं पर किसी न किसी तरह से AIMIM अपने आप को वहाँ पर दर्शा रही है। पॉइंट नंबर 1, ओवैसी की पार्टी AIMIM। दूसरा पॉइंट, ओवैसी की पार्टी पिछली बार लड़ी थी 7 सीटों पर, 7 से 8 सीटों पर लड़ी थी, वोट मिले थे 0.05% से लेकर के 0.1% तक, ना के बराबर वोट। इस बार कितनी पर लड़ रही है कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ तो कह रहे हैं कि आधी सीटों पर लगभग लड़ लेंगे। बाकी एक खबर और आई है, वो हुमायूं कबीर कह रहे हैं। हुमायूं कबीर के बारे में आप जानते होंगे, वही शख्स हैं जो कह रहे थे बाबरी मस्जिद में बंगाल में बनवाऊंगा।
इनकी एक पार्टी है, ये आम जनता उन्नयन पार्टी, ये कह रहे हैं कि हम 182 सीट्स पर लड़ेंगे। वो व्यक्ति जो कहता है कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, वो 182 सीटों पर लड़ेगा, जिसमें AIMIM भी शामिल होगी। अब आप देख लीजिए। तो आप कहोगे कि ओवैसी को वोट क्यों मिलेंगे? इसलिए मिलेंगे, वो बिहार में ओवैसी किस तरह से 5 सीटें जीते हैं वो पता चल गई है, वोट बैंक किस तरह से बढ़ा है वो पता चल गई है। बंगाल में ओवैसी को फायदा इसलिए होगा, लंबे समय से लगे हुए हैं, NGO वगैरह उनकी AIMIM फैली हुई है अच्छे खासे तरीके से। दूसरा, केंद्र सरकार लगातार ओवैसी को आगे रख के एक मुस्लिम चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है इनडायरेक्टली। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ओवैसी ने इस तरह की बातें कही जो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति कहता है, तो कई हिंदुओं के जो दिल है उनमें ओवैसी के प्रति पॉजिटिव भाव बन गया था। तो बंगाल का वो हिंदू जो ममता को भी वोट देना नहीं चाहता, बीजेपी को भी देना नहीं चाहता, वो ओवैसी को दे, वो सोचेगा ओवैसी में यार नेशनलिस्ट आदमी तो है। ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद जब दुनिया भर में हमने अपने अलग अलग दस्ते को भेजा था, कुछ नेता को कहीं भेजा, कुछ नेता को कहीं भेजा कि जाके सबको समझाओ कि किस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसमें ओवैसी भी गए थे, एक में लीड कर रहे थे। ओवैसी बार बार आपको दिख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब से। फर्क पड़ेगा। काटना क्या है? मुस्लिम वोट। जितने ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होंगे उतना अच्छा है। तो ये पॉइंट भी कटता दिख रहा है। फिर मैंने बताया था ममता का खौफ, तो ममता का खौफ तो तब फैला पाएंगी जब ममता खुद निकल पाए। ममता खुद फंस गई है एक जाल में, और वो जाल कौन सा है? ये ममता बनर्जी पिछली बार लड़ी थी नंदीग्राम से, जहां शुभेंदु अधिकारी ने उनको हरा दिया था बुरी तरह से। मीडिया इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता, बट हार गई थी, अपना चुनाव हार गई थी भाई। आप TMC को इतना बहुत ज़्यादा ओवर हाइप मत करो और बीजेपी को बहुत कमज़ोर मत लो, ठीक है? बीजेपी और TMC में कोई खास अंतर नहीं रहा है। देख लो, लास्ट इलेक्शन में TMC को 48% वोट पड़े हैं, बीजेपी को 38% पड़े हैं, 10% का अंतर है। और इसमें भी बीजेपी के कितना बढ़ा है? 27-28% वोट बढ़ा है। सीट और नंबर ऑफ टोटल वोट्स की बात करूं तो देखो, TMC को पड़े थे 2,90,00,000, मान लो 2,90,00,000, और बीजेपी को पड़े थे 2,30,00,000। मोटा मोटा 60 लाख के आसपास वोटों का अंतर है बस। इतने तो पहले फेज के SIR में कट गए। तो इतना आप ये मत सोचो कि बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो पहले नंदीग्राम में हार गई थी ममता बनर्जी, फिर दोबारा बाई इलेक्शन में लड़ी भवानीपुर से, तब जीत पाई कितने? 47,000 वोट से। और भवानीपुर में अभी 50,000 से ज़्यादा तो वोट कट चुके हैं SIR में, कट गए हैं। और शुभेंदु अधिकारी ने बोल दिया है कि मैं भी भवानीपुर से लड़ूंगा इस बार, मैं भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों से लड़ूंगा। और ये भी कह रही है कि मैं दोनों से लड़ूंगी। ऐसी बातें आ रही है, भवानीपुर से दोनों लड़ेंगे कन्फर्म है। तो ममता बनर्जी किस प्रयास में लगेंगी कि मैं अपनी सीट बचाऊं, क्योंकि ये भी नहीं जीत पाई तो फिर क्या करूंगी? तो उनका ज़्यादातर फोकस अब अपनी सीट में रहेगा, इसी में उलझी रहेंगी। ले उलझ जाओ। अब ममता के लिए ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि ममता SIR की चर्चा करें, ममता अपने काडर को समझाएं कि कैसे अपनी फोर्स भेजो, क्या करो क्या नहीं करो, कैसे अपना बल दिखाओ, ममता अपनी सीट बचाएं, ममता इमोशनल कार्ड खेलें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ममता ने जितने भी बड़े बड़े अधिकारी फिट किए थे अपनी पोस्ट, जितनी पोस्ट हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हों, चाहे कमिश्नर हों, DGP हों, या जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स फिट किए थे, उन सबको इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया है और कहा है कि होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, इन सबको बदल के दूसरे व्यक्तियों को लाया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने नियुक्त कर भी दिए हैं। पहले चीफ सेक्रेटरी थी नंदिनी चक्रवर्ती और होम सेक्रेटरी थे जगदीश प्रसाद मीना, इन दोनों को हटा दिया गया है और इनकी जगह पर अब आ गए हैं जो चक्रवर्ती थी, नंदिनी चक्रवर्ती, उनकी जगह दुष्यंत नरियाला नाम है, और उनकी जगह आए हैं आपके होम सेक्रेटरी की जगह संघमित्रा घोष, ठीक है? ये दो को, हालांकि ये तो इलेक्शन कमीशन हर जगह करता है, इस बार भी यहाँ किया गया है। तो आप क्यों इतने उसमें हैं, असमंजस में हैं कि ममता जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी? ना,
सवाल अब ये होगा कि बीजेपी कितनी वोट से कितनी सीट से जीतेगी, वो कठिनाई है जानने में। इतना आप जान गए ना एनालिसिस में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये पिछली बार वाला है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ऑरेंज वाला वो सीट्स हैं जो बीजेपी ने जीती हैं और हरी वाली वो सीट्स हैं जो टीएमसी ने जीती हैं। पर मैंने आपको बता दिया है कि टीएमसी ने जो हरी वाली सीट्स जीती हुई है, इनमें से लगभग ये 20 और 25 45 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से जीती हैं, ना के बराबर के मार्जिन से। तो देखते जाइए, मज़ा आएगा। अब मैं एक एक इसमें डिस्ट्रिक्ट का आपसे चर्चा करूंगा, विश्लेषण करूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ उसे अगली वीडियो में ही करूंगा, है ना। इतनी चर्चा मेरा ख्याल है आपका एक माइंडसेट बना रही होगी कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसमें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।